बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। जिस तरह से अभी हमने देखा कि रमज़ान शरीफ अपनी तमाम बरकतों के साथ जिस तरह से हमारे पास मेहमान की सूरत में था, बहुत सारे लोगों ने उससे बहुत फ़ायदा उठाया। यकीनन हम वो तमाम खुशकिस्मत लोग इस वक्त कुर्रा अर्ज़ पे मौजूद हैं जिनके लिए रमज़ान शरीफ अपनी रहमतों के साथ हर साल मौजूद होता है। अब उसमें से कितने लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया, कितने लोगों ने नहीं उठाया, ये हर बंदा पर्सनल लेवल के ऊपर जानता है कि उसने रमज़ान शरीफ में अपने रब को राज़ी करके अपने ऊपर जन्नत किस तरह से वाजिब कर ली। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने अपनी इन मसरूफियात के साथ साथ, ज़िंदगी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को वो मालूमाती इंफॉर्मेशन वाले प्रोग्राम्स किए। रमज़ान शरीफ की ट्रांसमिशन, जिसे सहरी ट्रांसमिशन, अफ्तार ट्रांसमिशन के नाम से देखा जाता है, और बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। इसी तरह आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जिस तरह से वो लोगों को एजुकेट करने के लिए रमज़ान शरीफ की ये ट्रांसमिशन करते हैं, बेसिकली उसके क्या मकासद क्या होते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, किस तरह से उन्होंने लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के जरिए दी और किस तरह से लोग उससे मोटिवेट हुए। मोटिवेट होने के बाद लोग अपने रब के साथ इबादत में जुड़े या कि उन्होंने सिर्फ टीवी स्क्रीन पे बैठ के अपने टाइम को जाय किया। ये वो तमाम चीजें हैं जिसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कस भी किया जाता है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे अदाकार रमजान शरीफ के अंदर इस तरह की ट्रांसमिशन में नजर आते हैं जो कि पूरा साल उनका इस्लाम से या इस्लामी तालीमात से कोई दूर दूर तक लिंक नहीं होता। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर अल्लाह पाक ने उनको एक महीने के लिए सही कुछ ना कुछ अगर हिदायत दी, हो सकता है कि वो भी इन चीजों को पढ़ने के बाद, इन चीजों को देखने के बाद कुछ तो अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेके जरूर जाते होंगे। तो ये हर किसी का, इंसान का एक पर्सनल मैटर जरूर होता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इंसान की जो जिंदगी है वो किस तरह से मोटिवेशन के लिए और दूसरी चीजों से क्या नतीजा करता है। मोटिवेशन बेसिकली होती क्या है? मोटिवेशन एक बैटरी है। क्या वो बैटरी रोज चार्ज करनी पड़ती है या उसके सेल में कौन सा ऐसा एसिड है जिसको डाल के वो बैटरी सारा साल काम करती है? लाइफ की कोचिंग कितनी जरूरी होती है? क्या सिर्फ रमजान में ही हमें मुसलमान होना चाहिए या पूरा साल भी इसी तरह की अपनी इबादत को या अपनी उन रूटीन को कंटिन्यू करना चाहिए जो हम रमजान में करते हैं? रमजान शरीफ में मसाजिद के अंदर बहुत ज्यादा रश दिखाई देता है। क्या रमजान शरीफ के खत्म होते ही नमाज या दूसरे जो इस तरह के फ्राइज हैं वो क्या बरियुज़ जुमा हो जाते हैं? आज इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज बड़े दो अहम मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले मेरे साथ आज जिन्होंने रमजान शरीफ में पूरा महीना सहरी ट्रांसमिशन की और पूरी सारी अपनी रातें कुर्बान की, नींद का पता नहीं, कब सूरज तुलू हो रहा है, कब सूरज गुरूब हो रहा है, वो तैयारी में लगे रहे। और इस तरह की चीजों के जो चीजें हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं वो 1 घंटे की या 2 घंटे की या 20 मिनट की, 30 मिनट की जो भी होती है, उसके पीछे वर्किंग कितनी होती है, मेहनत कितनी होती है। तो मेरी मुराद जनाब इम्तियाज अहमद लगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लगारी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत वेलकम आपको और बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त। सर आपने मौका दिया, आपने प्लेटफॉर्म मोहब्बत आपकी काबिल समझा, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वीनस टीवी चैनल के मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के मेरे दूसरे मेहमान, जिस तरह से मैंने लाइफ कोच की बात की, आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उनको देखते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, और खास करके मैं सिर्फ बातों की बात नहीं करूंगा, वो एक इंसान भी उससे ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप डिटेल में उनसे बात करें, कभी उनके साथ आपका सेशन हो, कभी आप बैठे, तो आपको उठने को दिल नहीं चाहेगा। इस तरह से वो आपके दिल को मोह लेते हैं अपनी बातों में, मजा आता है उनके साथ बातें करके। मेरी मुराद जनाब राना मोहम्मद असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपका भी, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। इम्तियाज साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बात करने की कोशिश की, आप तो उस फेज से गुजरे रमजान शरीफ में, जिस तरह से आप सहरी ट्रांसमिशन रात को मतलब 2:30 बजे 3 बजे ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती थी, उससे पहले आप घर से निकलते, तरावी से वापस आए, मतलब सोने का टाइम, पर्सनल लाइफ बिल्कुल पूरा रमजान खत्म होगी, वक्फ कर दिया आपने अवाम के लिए अपने आप को। कैसी फीलिंग्स थी? सरोवर भाई सबसे पहले वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। देखें रमज़ान शरीफ का महीना बाबरकत महीना होता है, और इस बाबरकत महीने में जितना हो सके हम नेकियां कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे जब जैसे अल्लाह पाक ने दर्जात बनाए, फॉर एग्जांपल अगर मखलूक की बात की जाए, अगर दुनियावी बात की जाए, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि उनमें दर्जात हैं, कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं। इसी तरह से अगर दिनों की बात की जाए तो
पीर से लेकर इतवार तक 7-8 दिन तो है, लेकिन सबसे बड़ा दिन जो है जुम्मतुल मुबारक है, सैयदुल अय्याम। ऐसे ही अगर शहरों की बात की जाए, जगहों की बात की जाए, तो मदीनतुल मुनव्वरा उनकी बड़ी अहमियत। इसी तरीके से महीनों की भी अगर हम बात करते हैं तो रमजान शरीफ का महीना बाकी सारे महीनों से फजीलत है, अफजल है। तो इस महीने में हर बंदे की कोशिश ये होती है कि यार गाहे बगाहे अगर जाने अनजाने हमसे कोई गुनाह हो गए तो रमजान शरीफ का एक अल्लाह की तरफ से हमें मिला हुआ तोहफा भी है, एक बड़ा पैकेज है, जिस पैकेज को जितना बंदे की हिम्मत हो वो समेटने की कोशिश करें। बेशक। अब क्योंकि आपको पता है कि मैं टीवी से मुंसलिक हूँ, मैं होस्टिंग करता हूँ, तो डिफरेंट शोज करता रहता हूँ। तो मैनेजमेंट का ये फैसला था कि भाई आपने सहरी ट्रांसमिशन या इफ्तार ट्रांसमिशन करनी है। इफ्तार ट्रांसमिशन तो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका क्योंकि अपनी एक ज़ाती जिंदगी की मसरूफियात की वजह से, लेकिन सहरी ट्रांसमिशन जहाँ तक आपकी बात है, ऑब्वियसली मैं आपकी बात को ही इंडोर्स करूंगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट है कि भाई हम एक रूटीन में चल रहे हैं, सुबह सहरी करनी है, सहरी करके फिर किसी काम से जाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आकर अफ्तारी करनी है, अफ्तारी के बाद फिर तरावी पढ़नी है, तरावी के बाद थोड़ा सा जो टाइम मिलता है तो बंदा आराम करता है। अदरवाइज मुझे याद है सर भाई कि मैं 1:30 बजे का अलार्म लगाता था, सही 2:30 बजे तक निकलना होता था, 3 बजे शो स्टार्ट हो जाना फिक्स। अच्छा, वो सहरी का शो स्टार्ट होने से 2 घंटे लाइव चलता था 5 बजे तक। सही, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर इस बात को मैं इंडोर्स करूं और इस बात को आगे बढ़ाऊं कि भाई इस महीने में हमें इस्लामी मालूमात की बात करें तो सहरी ट्रांसमिशन क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, आप होस्ट हैं, आपको, और ये फॉर एग्जांपल रोजाना की बुनियाद पे जो चैनल्स पे हम शोज कर रहे हो तो उसमें इतनी जिम्मेदारी का काम नहीं है जितना इस्लामी बातों में। आपने सवाल करना है, उसके जवाब के बारे में आप जानते हैं तो ही सवाल कर, मतलब उसके लिए पूरी आपको स्टडी तैयारी भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप आके स्क्रीन पे बैठ गए और शुरू हो गए, उसके पीछे का जो होमवर्क है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको मैं मैनेज करता था सर भाई के दिन में ऑफिस टाइमिंग में वापस आके फौरन मैंने होमवर्क करना है और सहरी ट्रांसमिशन को पूरे बुलेटिन बनाने के भाई किस टॉपिक पे बात करनी, और उस टॉपिक को सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं होता था कि टाइम पास करना है, 2 घंटे गुजारने, नहीं। सहरी का काम ही ट्रांसमिशन का, रमजान ट्रांसमिशन का मकसद ही ये होता है आलम इस्लाम और आलम दीन को आप वो मालूमात पहुंचाएं जो उनके पास नहीं है। आप स्टडी करें और रमजान की फजीलत के बारे में बताएं। हम तभी बता सकते हैं जब हमें खुद पता हो, खुद स्टडी की तो होगी। ये अल्लाह पाक का मैं बड़ा करम अदा करता हूँ और अल्लाह पाक ने ये इस सलाहियत से मुझे नवाजा है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। और सहरी ट्रांसमिशन ओवरऑल मैं बताऊं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा मैं राना असलम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। असलम साहब, आपने माशाल्लाह से बड़े पैशंस के साथ और बड़े इनहमाक तरीके से इम्तियाज साहब की बातें सुन रहे थे। आप ये बताइए, आप माशाल्लाह से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, आपका रमज़ान किस तरह से गुजरा? अभी तो हम रमज़ान को एक पास्ट ही कह सकते हैं कि अब हम रमज़ान से निकल के दोबारा उसी रूटीन में आ चुके हैं। वही हमारा जो दोस्त कैद हुआ था, अब हमने उसको वेलकम भी कर लिया है, उसको अपने अंदर दोबारा से हमने अब वेलकम करने के बाद सिर्फ उसकी जो ड्यूटीज थी जो हम पूरा महीना खुद निपटाते रहे, उसको दोबारा हमने वेलकम कर लिया। आपकी रूटीन क्या रही रमज़ान शरीफ में? आपने किस तरह से पाया इस रमज़ान को? जी देखिए, रमज़ान में एज एजुकेटर जाहिर सी बात है हम लोग भी पढ़ाते हैं, और मैं अक्सर ये रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि देखें रमज़ान में कुरान उतरा है, तो आप बेहतर यही है कि रमज़ान में आप कुरान को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें, कुरान को पढ़ें, समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको आगे तक पहुँचाएँ। ये 4 लेवल्स हैं जो कुरान के हम सब पे फ़र्ज़ हैं। जैसे कुरान का हमारे पर हक़ है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें। अल्लाह कुरान में भी फरमाते हैं कि ठहर ठहर के पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें। तो मैं तो अक्सर लोगों को यही रिकमेंड करता था कि ये बहुत अच्छा महीना है कि आप जैसे 40 डेज में एक आदत स्टैब्लिश करते हैं, तो आई रिकमेंडेड देम कि यार इट्स अ वेरी गुड चांस टू स्टैब्लिश न्यू गुड हैबिट्स। तो अच्छा ये है कि आप इस महीने में प्रैक्टिस करके, आप ऑलरेडी रोज़े में होते हैं तो आप अच्छी जो हैबिट्स हैं उनको डेवलप कर लें और फिर उनको आगे कैरी ऑन करें। अच्छा असलम साहब, जिस तरह से आपने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात की कि कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए। एक मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है वो यकीनन तमाम चीज़ों को पहले अपने अंदर उतारता है पूरा, फिर जब वो बात करता है तो उसकी बात में बहुत तासीर होती है, लोग सुनते हैं। आप क्या समझते हैं कि लाइफ के लिए मोटिवेशन कितनी ज़रूरी होती है? हर रोज़ मोटिवेट करना चाहिए या एक दफ़ा बस सेल्फ चार्ज हो जाए तो बस उसको फिर कंटिन्यूसली रहना चाहिए, या रहता है? आपके क्या एक्सपीरियंसेस है?
देखिए मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन हम सबको चाहिए, बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन कि आप सुबह उठें और आपको पता हो कि यार व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट टाइम कि मैं सुबह सुबह उठ रहा हूँ। और इसके लिए मोटिवेशन से ये होता है कि मोटिवेशन तो आपको एक तरह से ट्रिगर है, सही। लेकिन मैं स्टूडेंट से ये भी कहता हूँ कि जैसे ही मैंने सेशन किया, ठीक है, बहुत ज़ोरदार तालियां हो रही हैं, वक्ती तौर पे ऐसे लगता है कि हर आदमी इमर्स हो गया है। और जब मैं लोगों के फेसेस भी देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार, जो मैं कह रहा हूँ वाकई लोग उसको जो है वो सुन रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। जी, डीप अंडरस्टैंडिंग हो रही है। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि जैसे ही आप कमरे से बाहर जाएंगे तो आपको डिसिप्लिन भी जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक दैट कि मोटिवेशन कीप इट गिव्स यू द स्टार्ट, वेरी गुड स्टार्ट, द बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी आपको शुरुआत देती है, मोटिवेट होके ऑल ऑफ सडन मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन व्हाट इज द सीक्रेट विच मेक्स रियली अ पावरफुल एक्टर इज डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन जो है विल कीप यू गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अनफॉर्चुनेटली लोग ये समझते हैं कि यार मैं कहीं से क्लिप सुन लूंगा मोटिवेशन का, मेरी जिंदगी पे बहुत ज्यादा उसका असर होगा। ऑफ कोर्स असर होगा फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अगर आप लॉन्ग लास्टिंग चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि यार सीजलेस जो इसका इफेक्ट पड़े, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन, व्हेन आई एम सेइंग डिसिप्लिन, एवरीडे प्रैक्टिस। गुड। इम्तियाज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप माशाल्लाह से मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में लेक्चर्स भी देते हैं। आप क्या समझते हैं मोटिवेशन को? जब आप लेक्चर देने के लिए जाते हैं, मोटिवेशनल बातें करते हैं, तो लोग कितना इंस्पायर होते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज से इंस्पायर होते हैं, अपने वर्ड्स से हो रहे होते हैं, या आपकी जो वो थॉट्स जिनको आप डिलीवर करना चाह रहे होते हैं? तो क्या आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं जब आपका इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ? बिल्कुल ठीक सर। भाई एक जो सवाल इनसे किया असलम साहब से, मैं उसको थोड़ा सा एडिंग करूंगा। आपने कहा कि मोटिवेशन क्या डेली बेसिस पे जरूरी होती है और ये बरकरार कैसे? बड़ी जरूरी बात है। ठीक है, अब इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए मोटिवेशन तो डेली के लिए बहुत लाजिम है। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेप आप उठाना चाह रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक सीएसएस एस्पायरेंट है, वो चाहता है कि यार मैं सीएसएस करूं और उसको ना सिर्फ डेली बेस पे प्रैक्टिस करूं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस उनका पर्पस यही होता है कि मैं मकसद तक पहुंचूं। अब वो मोटिवेशन बरकरार कैसे रहेगी? सीएसएस एक ऐसा बात है सर भाई कि कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप एहसास से कमतरी में चले जाते हैं। जब आपका एग्जाम, इंटरनल भी एग्जाम हो रहा होता है, आप सेटिस्फैक्टरी नंबर नहीं लेते, आप कहते हैं कि यार मैं क्विट कर रहा हूँ। सही। लेकिन इस मोटिवेशन को बरकरार कैसे रखना, पॉइंट ये है। अब वो पॉइंट ये है कि आप जो छोटी कामयाबी हासिल कर रहे हैं ना, उसको सेलिब्रेट करें। आप उस नेटवर्क में बैठे जो आपको अप्रिशिएट करने वाले हो। सही। आप उस नेटवर्क में बैठे जो एक्सपीरियंस्ड हो। फॉर एग्जांपल मैं सीएसएस एस्पायरेंट हूँ, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं सर्कल ऐसा चुनाव करूं जो सीएसएस कर चुके, ना कि वो बंदे जो फेलियर है, जिनका मतलब उस फील्ड से लेना देना ही कुछ नहीं है, वो तो डिमोटिवेट करेंगे हमेशा। ओके। तो मोटिवेशन बरकरार रखने का सबसे पहला पॉइंट ये है, छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करें। दूसरा, सर्कल अच्छा रखें। तीसरा, स्टिकी नोट्स रखें कि भाई आप हदफ बनाएं कि मैंने आज इतने पेजेस लर्न करने हैं। अगर वो कर चुके हैं तो समझ लें आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ओके। आप अपना एहसाब रखें। तीसरा, कि आप जिस रूम में बैठे हैं वहां पे वॉलपेपर पे ऊपर एक रिटन में लिखें, ऐसे कोट्स लिखें जो हमेशा, अगर आप गिर भी गए ना, फिर आप कोट पढ़ने के बाद आपको एनर्जी बूस्ट लेवल बेहतरीन हो जाए। मतलब आप अपना एनवायरनमेंट भी ऐसा रखें, वो भी सारा मोटिवेटेड एनवायरनमेंट हो। एग्जैक्टली। आपने एक भी पॉइंट ऐसे पे नहीं जाना, 5 मिनट के लिए भी नहीं जाना जो पॉइंट आपको डिस्करेज करे। अब अगर टाइम है तो मैं आपके दूसरे सवाल पे, मैं यहाँ पर, मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेशन क्या होती है, और मोटिवेशन इंसान अपने अंदर से भी ले सकता है, अपने एनवायरनमेंट से भी ले सकता है। जिस तरह से लगारी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया कि आप अपने रूम में कोई ऐसा चार्ट लगाएं, उसके ऊपर कुछ ऐसे कोट्स लिखें, मतलब जहां से आप गुजरें, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो, वहां से जो आपको मोटिवेशन मिलेगी वो आपको डिमोटिवेट ना करे, तो यकीनन आप अपने अहदाफ को हासिल कर सकते हैं। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से इम्तियाज़ लगारी साहब से मैंने एक क्वेश्चन किया था कि आप जब यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में लेक्चर देने के लिए जाते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर जब आप दे रहे होते हैं, तो किन किन चीज़ों को आप सामने रखते हैं और ख़ास करके आप ऑडियंस को गैदर करने के लिए किस तरह से उनको अटेंशन उनकी किस तरह से रखते हैं और कैसे आप ये समझते हैं कि वो लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं? लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ब्रेक से पहले आपने माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया, मोटिवेशन को, कि मोटिवेशन क्या होती है। वही मेरा बस सवाल कि स्टूडेंट्स को किस तरह से आप अटैच करते हैं, किस तरह से समझते हैं कि वो लोग आपकी बात को सुन रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे? बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपके इस सवाल से एक बात से कनेक्ट करूंगा। देखिए, हम जिंदगी में अगर किसी को अपना मेंटोर समझते हैं, मेंटोर तस्लीम करते हैं, तो हम उसके पास भी जाते हैं कि भाई उनका अपना पास क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एंकर पर्सन बनना चाह रहा हूँ, मैं अब उस बंदे को मेंटोर बनाऊंगा जो बड़े अच्छे लेवल पे एंकर पर्सन काम कर रहे हैं, उस फील्ड के अंदर मजा हुआ हो। एग्जैक्टली। अब आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एज ए लाइफ कोच, एज ए ट्रेनर कहीं पे मोटिवेशनल स्पीकर कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है, तो सबसे पहले जो लिसनर्स हैं मेरा प्रोफाइल देखेंगे। बिल्कुल भाई ऐसे ये जो हमें समझाने आ रहे हैं, ये खुद क्या है, ये खुद क्या है, इसको अभी हमारे लिए तरह कितनी और खुद को जरूरत है। अब इनकी खुद की वर्थ क्या है? सबसे पहला मतलब पैमाना ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपकी डिलीवरी क्या है, आपका लेवल ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपका अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कितना है, आप किस तरह अपनी जो ऑडियंस है उसको इंगेज करते हैं, कितने बूस्टर देते हैं, कितने एनर्जाइजर देते हैं, कितने ऑथेंटिक एग्जांपल्स हैं, कितनी ऐसी अच्छी वीडियोस हैं जो जिनसे आगे वाला बंदा आपसे सेटिस्फाई, मतलब केस स्टडी किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें। दूसरी बात ये है कि भाई आप जिस नीच पे बात कर रहे हैं ना, उस नीच के बारे में 100+ आपको पता होना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है, हमारे साथ, मेरे साथ भी बहुत दफा हो चुका है, मैं अगर कोई भी लेक्चर दे रहा हूँ, कोई भी ट्रेन कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग है, तो आगे से सवाल आता है कि सर इसको जस्टिफाई करें। अगर हम जस्टिफाई नहीं कर पाते तो फिर वहीं मोटिवेशनल स्पीकर अपनी मोटिवेशन खो देगा, खुद खो देनी है मोटिवेशन। सही। अब ये हम तो फॉर एग्जांपल मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर जाऊंगा, वो सोचेंगे कि यार इनके ये बोलते हैं, सिर्फ बोल के हमें चले जाते हैं, सेटिस्फाई करके चले जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो केस स्टडी है एग्जीक्यूट कैसे करनी है, ये भी उस मोटिवेशनल स्पीकर के लिए बहुत लाजिम मलजूम है। और सेकंड ये है, अगर दूसरे छोटे छोटे फैक्टर्स पे जाएं, आपने मोटिवेशन देने वक्त, ट्रेनिंग्स देने वक्त आपने आई कांटेक्ट रखना है। आई कांटेक्ट रख, आप ऐसे फॉर एग्जांपल आई कांटेक्ट रखते हैं, आप इंगेजर्स को देख रहे हैं कि भाई बंदा सोचेगा ये मुझसे बात कर रहे हैं, ये मुझसे बात कर रहे हैं, और उनको ये मौका दें कि वो सवाल कर सकें, आपको सही बोलने के काबिल बनाए। जैसे वो काबिल बनेंगे तो वो अपना इंतजार करेंगे कि यार सर इम्तियाज से मैंने ये सवाल करना है। तो मैं समझता हूँ मतलब इस तरह का इंप्रेशन नहीं बना देना कि खौफ का आलम तारी हो और वो ऐसे जैसे कहीं मार पीट के बिठाए हुए हैं, बस टाइम पूरा करना और निकलना है। बिल्कुल भी। अच्छा, एक सबसे बड़ा अहम पॉइंट मैं समझता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, वो खास तौर पे फेलियर्स भी होते हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं वो अपनी जिंदगी में खास तौर पे कभी ना कभी वो फेल भी होते हैं। अब वो मोटिवेशनल स्पीकर तब बनते हैं जब वो अपने एक्सपीरियंस से दूसरे को समझा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छे एंकर हैं, मैं आपके पास आता हूँ, सर साहब मुझे एंकर बनना है, आप मुझे गाइड करें। अब आप मुझे उन पॉजिटिव बातों से इतना नहीं समझा सकते जितना आप अपने फेलियर से समझा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। यार आपने ये पॉइंट्स नहीं करना, आपने इस जगह नहीं जाना, आपने ये काम नहीं करना। तो मैं समझता हूँ जो फेलियर्स है, जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज है, और सेकंड बात है कि जो आप स्टडी कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, जो राइटर पढ़ रहे हैं, उनकी एग्जाम्पल आना बहुत लाजिम है। ये जो है, ये सारी चीजें, और वो कंटेंट जो है ना, वो कितना ऑथेंटिक, कितना उसको भी देखना होना चाहिए। सबसे मैं साहब आपकी तरफ आऊंगा। बहुत इम्तियाज साहब ने डिटेल के अंदर जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा था मैं आज किसी यूनिवर्सिटी में किसी लेक्चर रूम में बैठा हूँ और सारे इम्तियाज जो है ना वो बता रहे हैं। ये बताइएगा असलम साहब कि एक लाइफ कोच में और मोटिवेशनल स्पीकर में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे मैंने आपको कहा कि वो आएगा आके वो एकदम से ट्रिगर लगाएगा और वक्ती तौर पर कोई बंदा जो है वो
ये नहीं कि अगर उसके अंदर एबिलिटी नहीं भी होगी तो वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएगा कि नहीं आई एम गोना डू दिस, मतलब बूस्टर दे देगा। हाँ, वो बूस्टर और वो जो हम वैक्सीन ले रहे थे आखिरी वाली वैक्सीन बूस्ट वाली वो दे बूस्ट देगा। वाली। लेकिन जो लाइफ कोच होता है इट्स अ वेरी यूनिक फील्ड। अभी पाकिस्तान में तो इतना रुझान नहीं, अब तो लाइफ कोचेस आ गए, लेकिन बाहर के मुल्कों में दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। ओके। लाइफ कोचेस का काम होता है कि इंसान, लाइफ कोच जो है वो ट्रेनर नहीं होता, वो गलतियां नहीं दुरुस्त करता, टीचर नहीं होता, और वो ना तो वो आपको जो है आपके लीप होल्स बताता है, वो बेसिकली आप ही के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। सही है। आप जाते हैं, जैसे अभी हम आपको छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाएंगे यहाँ पे सर के साथ। जैसे ये मेरे क्लाइंट है, जो लाइफ कोच होता है उसका काम ये होता है कि वो बंदे के ब्रेन को कोड करे। ओके। ब्रेन इंसान के, हर इंसान के अंदर एवरीबॉडी इज यूनिक, एवरीबॉडी इज स्पेशल, एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि यार कौन अच्छा कौन बुरा। द प्रॉब्लम इज दैट कि लोग अपने अंदर का जो छुपा हुआ टैलेंट है, अपने अंदर का जो छुपा हुआ बड़ा आदमी है, जो जाइंट सोया हुआ है, स्लीपिंग जाइंट, उसको जो है रिकॉग्नाइज करने, मतलब सेल्फ असेसमेंट हो रही होती है कि मैं हूं क्या, उसको उजागर कर रहा होता है लाइफ कोच। सोए हुए एक जो पोटेंशियल है उसको जो है वो निकाल के बाहर करता है कि दैट्स यू आर। अच्छा असलम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये अब नाम चेंज हो गया लाइफ कोच? पहले हमारे घर की नानी, दादी, दादा, ताया, घर के जो बड़े होते थे वो रात को बच्चों को लेके बैठते थे, उनको समझाते थे, कुछ केस स्टडीज उनके साथ, कुछ स्टोरीज डिस्कस करते थे, तो वो भी इसी तरह से ग्रूमिंग पर्सनैलिटी के ऊपर ही जो है ना वो काम कर रहे होते थे, तो वो भी बेसिकली लाइफ कोच ही होते थे। देखिए उस दौर में भी ये हुआ, हमने तो खैर वो दौर एक्सपीरियंस भी किया है कि उसमें भी जो बच्चे थे, मेरे ख्याल में लास्ट जनरेशन है वो जिन्होंने ये चीजें सारी हमने देखी है जी। हम लोग करते थे। लाइफ कोचेस जो है बड़ों के सामने हम बात करते हुए डरते थे। लाइफ कोच ये कहता है आपको, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट आता है, लाइफ कोच ज्यादा बोलता नहीं है। ओके। वेरी फ्यू सेशन, ना वो साइकोलॉजिस्ट है, वो सिर्फ आपको कहेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं वो नेक्स्ट उसमें। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइफ कोच ये आपसे कहेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ओके, आप बोलते जाएंगे, वो पॉइंट करता जाएगा, आपसे पूछेगा कि भाई आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, पूरी रूटीन क्या है आपकी, क्या क्या आप करते रहे हो, फ्यूचर ड्रीम्स क्या है आपके। तो अब यहाँ पर आप आज खड़े हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल लगारी साहब है, इज अ ब्रिलियंट, मतलब जो है वो है एंकर पर्सन है, ही वांट्स टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट एंकर पर्सन। ये मेरे पास आएंगे, बोलेंगे यार मुझे वहां जाना है। ओके। अब यहाँ से वहां तक का एक डिस्टेंस है। ओके। तो लाइफ कोच ये डिस्टेंस कवर कराने में इनकी मदद करेगा। और सर्फ लाइक GPRS। और देखिए ये आप खुद सोचें कि कोई भी आदमी, हम लोग का जो हमारा जो मुल्क का एक फिनोमेना है कि हम फीडबैक को पसंद नहीं करते, वी डोंट लाइक फीडबैक, और वो वाला फीडबैक पसंद करते हैं जो हमारी खुशामद वाला हो, वो एक्चुअल को हम लोग नहीं बर्दाश्त करते। देखिए ना, फीडबैक तो ये है कि यार वेयर आई एम स्टैंडिंग। हाँ, फॉर एग्जांपल लाइफ कोच नेगेटिव फीडबैक नहीं करता। लाइफ कोच आपको ये कहता है कि यार दिस इज वेयर सदीक सरवर साहब, ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसको इस पर फोकस करें, इसको एनहांस करें। देखिए ना, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस नहीं कर रहे हैं, एक ऐसी चीज को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे नहीं है, तो मोस्ट डेफिनेटली आप जो है वो रिजल्ट अचीव करने में कामयाब नहीं होंगे। तो लाइफ कोचेस अब फ्यूचर में जाके, और ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो पर्सनल लाइफ कोच इसीलिए हायर करते हैं, हालांकि वो खुद बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद, बिकॉज के देखें द थिंग दैट गॉट अस हियर विल नॉट गेट अस देयर। सीधी सी बात है कि कोई भी आदमी अगर सक्सेसफुल भी है, अगर आज तक वो कामयाब हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी वो कामयाब हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ देखिए, अगर हम चेंज नहीं हो गए, लाइफ कोच इज समबडी, बिकॉज चेंज इज वेरी डिफिकल्ट, टेल्स यू हाउ टू चेंज। अगर हम नहीं चेंज होंगे तो जो पहले हमें खुद से चेंज एक्सेप्ट अपने अंदर करना होगा, फिर लाइफ कोच को करना। अच्छा असलम साहब, ये बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ में कौन सा ऐसा कोई बड़ा लेसन एज ए लाइफ कोच जो है ना वो आपने लर्न किया हो, आप समझते हो कि ये जो है ना मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन लर्न है मेरे लिए? जी, आपके चैनल के तवज्जो से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने किया, मेरे ख्याल से क्रक्स है ये टीचर्स के लिए भी, लाइफ कोचेस के लिए भी। देखिए, जो मैंने सबसे बड़ा लेसन जो लर्न किया है आज तक, मेरा ख्याल है कि टू रिकॉग्नाइज व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, सोच क्या जो वो रोल प्ले कर सकती है हमारी लाइफ में। सोच रहे हैं लेकिन नोबडी इज थिंकिंग अबाउट कि मैं क्या सोच रहा हूँ यार, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, व्हाई आई एम
thinking like that? Why this negative thought is coming? देखिए ना, पूरी हमारी जो जिंदगी, हमारी जो थॉट है, थॉट से हमारे एक्शन क्रिएट होते हैं, बिल्कुल ऐसा एक्शन से हमारे बिहेवियर क्रिएट होते हैं। माइंड तो हमारा 24 घंटे काम कर रहा है ना, वो तो सोच ही जा रहा है कुछ ना कुछ। जी, जो बेसिकली हम सोते में जो माइंड काम करता है वो सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन ये है कि अब जितनी भी हमारी जिंदगी ये बेस करती है सोच के ऊपर। सही। अनफॉर्चुनेटली हम किसी भी आदमी से मिलते हैं ना, हम 1 सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर फैसला कर लेते हैं कि यार ये अच्छा है, बुरा है, मुझे ये बंदा अच्छा नहीं लगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दैट। छोटे से बंदे ने, किसी ने आपको ओवरटेक किया, फौरन नहीं यार ये आदमी जरूर खराब होगा यार, हो सकता है मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो ये जो सोच है, आई थिंक अगर हम सोच, और ये वो सोच से हमारा एटीट्यूड क्रिएट होता है, और अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, इस पे रेड फ्लैग्स आते हैं। ये देखिए हर चीज को अटेंड करते हैं, कोई भी इमरजेंसी होती है हम फौरन उसको एड्रेस करते हैं, उस प्रॉब्लम को प्लानिंग करते हैं। सोच ऐसी चीज है कि जिसको अटेंड करने की रेगुलर बेस पर जरूरत है। हमें सोचना चाहिए कि यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट आते कहते हैं सर हाउ कैन आई बिकम अ सक्सेस। मैं उनको कहता हूँ यार सोच बदलो, चेंज थॉट्स। कहते सर कैसे बदले सोच। तो उनसे ये कहता हूँ कि यार अगर आपके ज़हन में, देखिए ये इसी तरह से जैसे गार्डन होता है, उसके अंदर आप जिस तरह का बीज लगाएंगे उसी तरह का दरख्त होगा, उसी तरह के फल। मैं उनको कहता हूँ अगर आपके ज़हन में कभी भी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी आदमी के बारे में नेगेटिव सोच आती है, तो 3 अल्टरनेट पॉजिटिव सोचें निकालें उसी वक्त, ठीक उसी वक्त के, यार इफ आई एम थिंकिंग लाइक दैट, इज दैट यू नो इज गोना हेल्प मी और गोना डिस्ट्रॉय मी। तो लोग अपनी सोच से ही बनते हैं, सोच से ही बर्बाद होते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड विद अदर पीपल, लाइक आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनसे भी, और भी बहुत सारे लोग, मैं उनसे ये कहता हूँ यार हमारे लोगों को सोचना सिखा दें, ये बता दें कि सोच किस तरह से, सोच जो है ना वो पॉजिटिव साइड से किस तरह से लेके जा सकते हैं। सोच को पॉजिटिव सोच देखिए ना, पॉजिटिव अगर आपकी पॉजिटिव सोच होगी उससे पॉजिटिव एक्शन क्रिएट होंगे, और कभी भी पॉजिटिव सोच पॉजिटिव एक्शन से गंदा रिजल्ट नहीं आ सकता, अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ये तो एक फिनोमेना है ना कि आप जिस तरह से सोचेंगे उसी तरह का रिजल्ट। और स्कूल्स में ये बताया जाता है कि यार व्हाट टू थिंक, नॉट आई थिंक व्हाट टू थिंक इज नॉट इम्पोर्टेंट, थिंक्स आर, जो सोच है वो नेचुरल है, क्वेश्चन है जो हमारे पास आ रहा है, लेकिन हाउ टू थिंक इज द की। लगाई साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया असलम साहब ने। स्वॉट एनालिसिस की बात की इन्होंने। एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को किस तरह से देख रहा होता है, और जब किसी से बात करता है तो उनके स्वॉट को भी एनालिसिस कर रहा होता है या अपने एनालिसिस करके सिर्फ जाता है? सर सबसे पहले तो मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर तभी बनते हैं जब हम अपना सॉर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। अब मुझे पता होगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी को ट्रेन कर सकता हूँ, सही। मुझे पता होगा कि मैं इन एरियाज में वीक हूँ, और मुझे पता होगा कि मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें मैं स्ट्रेंथ्स रखता हूँ। अब इस फील्ड में जाने के बाद मुझे थ्रेट्स कौन से होंगे? सही है। जब आप अपनी शख्सियत को तराशते हैं, आप अपनी शख्सियत को समझ लेते हैं, एक पेपर पे गो थ्रू करके रिटर्न पॉइंट्स बुलेटिन बनाते हैं, और आपको पता चल रहा है कि यार मैं किस किस्म का आदमी हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरी शख्सियत क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, उसके बाद ही किसी दूसरे की जिंदगी को आप समझने के काबिल बनते हैं। जब आप अपने ऊपर ही कोई चीज कायद नहीं करेंगे, आप कोई चीज नहीं कर पाते, तो दूसरों को कैसे कह सकते? मतलब जो चीज मैं अपने अंदर ही अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, खुद ही उसको नहीं समझ पा रहा है, तो दूसरों को बातें करता रहूंगा तो कितना उसका असर होगा? एग्जैक्टली। अब जैसे इन्होंने कहा ना कि भाई मैं कहता हूँ कि सोच बदले, इन्होंने अपनी सोच बदली है तब ही ये दूसरों के लिए कह रहे हैं। अगर ये अपनी सोच नहीं बदले पॉजिटिव, तो दूसरे को नहीं कह सकते। अब आते हैं कि भाई सॉर्ट एनालिसिस में, फॉर एग्जांपल मैं सॉर्ट एनालिसिस करके किसी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, तो मुझे पता होगा इन सॉर्ट एनालिसिस में किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है। अब मैं ऑडियंस के उन फैक्टर्स को जांचना चाहूंगा। पॉसिबल है मुझे क्वेश्चनर भी करना पड़े, माइक देना पड़े, कि मैं किसी से अगर पूछता हूँ कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं, सही है, अब वो तो अपने ओपिनियन देंगे कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब मैं सॉर्ट एनालिसिस करूंगा, उनकी स्ट्रेंथ्स को देखूंगा, मैं सवाल करूंगा कि भाई आप एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बताएं। डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो क्यों बनना चाह रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? अब वो बोलेंगे यार मेरे जो है चाचा हैं जो वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा है, मैं उनसे इम्प्रेस हूँ। मतलब वो रोल मॉडल बना लिया उन्होंने, एनालिसिस नहीं किया कि मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं कि नहीं है। एग्जैक्टली।
अब काफी दफा ऐसा भी होता है, हम किसी को रोल मॉडल तो बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, मैं किसी इंजीनियर से मिल रहा हूँ, टेक्सटाइल इंजीनियर से, अब मुझे पता चल रहा है वो जीएम पोस्ट पे और उनकी मंथली इनकम 10 लाख है और मैं टीवी एंकर हूँ, मेरी 2 लाख है। मैं फॉर टाइम बीइंग बोलूंगा यार मैं इंजीनियर क्यों नहीं बन गया, मैं इंजीनियर बन जाता। ये बात में कहीं आपने अपनी सैलरी तो नहीं बता दी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो अब क्या होगा, मैं कल को एक डॉक्टर से मिलूंगा, अब उनकी एक दिन की जो इनकम है वो लाख रुपए, इसका मतलब है एक महीने की 30 लाख हो गई। तो अब मैं डॉक्टर बन गया। अब बहुत अच्छे एंकर की तरफ जाते हैं, उनकी मंथली इनकम है 1 करोड़ रुपए। अब मैं बोलूंगा अब मैं एंकर बन जाऊं, मतलब सबसे पहले मैं समझता हूँ सारी अट्रैक्शंस आपके जहन में आ जाएंगी, आपकी शख्सियत में आ जाएंगी। अनटिल इन अनलेस आप अपनी शख्सियत को, आप अपनी एक्सपर्टीज को, आप अपने शौक को, आप अपनी शख्सियत को नहीं जांच लेते तो किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं। ऐसा मुझे फिर एक बार ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू इस वक्त हो रही थी जिस वक्त मैंने लकारी साहब को डिस्टर्ब किया, ब्रेक का टाइम हो गया। जिस तरह से इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हमें सबसे पहले अपने अंदर देखना ये चाहिए कि मेरे अंदर बेसिकली क्या चीजें मौजूद हैं। मुझे अपना स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स का पता होना चाहिए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ और मेरे लिए बेहतर क्या है। उसके लिए यकीनन हमें जो है ना वो सेल्फ असेसमेंट करनी होगी, और सेल्फ असेसमेंट के लिए जिस तरह से मैंने बात की, किसी मेंटोर की, किसी लाइफ कोच की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब तक हमें कोई बताने वाला नहीं होगा, मुझे कितनी भी अच्छी ड्राइव आती हो, मैं बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करता हूँ, लेकिन जब मुझे पता ही नहीं ये रोड हैदराबाद की तरफ जाएगा कि हब चौकी की तरफ जाएगा, जब मुझे जाना हब चौकी की तरफ होगा, मैं ड्राइव हैदराबाद की तरफ करूँ, जितना भी अच्छा ड्राइवर होगा हब चौकी नहीं पहुंच सकता। तो यकीनन उसके लिए हमें डायरेक्शन देने वाले वो उस्ताद, वो मेंटोर, वो लाइफ कोच, वो मोटिवेशनल स्पीकर जरूर चाहिए होते हैं। हमें लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो हम थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करेंगे और लाइफ कोच की कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। असलम साहब से बेशक हमारे पास टाइम बहुत कम रह जाएगा प्रोग्राम में, लेकिन हम थोड़ा सा उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने के बाद बेहतर बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लाइफ कोचिंग बेसिकली होती क्या है, कितनी इसकी अहमियत है, क्यों जरूरी है। अब मैं प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की तरफ हूं और मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं चलूंगा असलम साहब की तरफ और हम उनसे ये सीखने की कोशिश करेंगे कि वो बेसिकली करैक्टर्स के जरिए किस तरह से स्टूडेंट्स को या जो बच्चे हैं उनकी कोचिंग किस तरह से करते हैं और करैक्टर्स के जरिए किस तरह से बात करते हैं। जी असलम साहब, थोड़ा सा आप डेमो दिखाएंगे कि किस तरह से करैक्टर्स की आप बच्चों को किस तरह से आप गाइड करते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमारे जो बच्चे होते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार ईच वन ऑफ यू इज़ वेरी स्पेशल, ईच वन ऑफ यू इज़ बेस्ट, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। लेकिन होता ही है कि लिमिटिंग बिलीफ्स आ जाते हैं। तो ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं, ये छोटी सी स्टोरी है, आपस में टॉक करेंगे और इसमें हम कुछ छोटा सा मैसेज जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये 2 कैरेक्टर्स हैं, आप देख सकते हो, ये शेर है और ये हाथी है। ठीक है जी। अब जैसे ही शेर ने हाथी को देखा, इसको पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो इसको। क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये डर लग रहा है मुझे। क्यों डर रहे हो उससे? ये नहीं नहीं, बस मुझे पीछे करो इससे। यार तुम, क्या हो गया भाई? क्या मसला है तुम्हारा? तुमसे क्यों डर रहा है? यार आप समझदार हो खुद ही, आपको पता है मैं बादशाह हूं। क्या किया था इन्होंने? ये मेरे माँ बाप खा गया। मेरे माँ बाप? तुमने किया था, इसके माँ बाप को खाया था। हाँ तो और क्या काम है? ये कैसे खा लेते हो इतने बड़े हाथी को तुम यार? देखो भाई, बात ये है, मैं इनको कुछ भी नहीं कहता, पीछे करो मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं सिर्फ जब भी इसको देखता हूँ मेरे जहन में एक ही बात आती है कि मुझे इसको खाना है, मेरा खाना है। और ये पागल जब भी मुझे देखते हैं, इनको एक ही चीज़ नज़र आती है, ये समझते हैं कि मैं खाने वाला हूँ, शिकारी हूँ। तो बात सारी ये है। लेकिन यार ये तो आपसे काफ़ी बड़ा है, कैसे खा लेते हो? यार भाई, सारा गेम दिमाग का होता है, गेम सारा इधर होता है। लोग ये बात नहीं समझते, साइज मैटर नहीं करता। तो इसको क्यों छोड़ा आपने? इसको इसलिए छोड़ा है यार, एक तो छोटा था, बड़ा हो जाए, खाने में भी मज़ा आएगा। दूसरा, ये पूरे जंगल में जाके मेरी एडवर्टाइजिंग करेगा,
और सब जंगल में बताएगा कि मैं बादशाह हूँ। बाकी भी जो ऐसे होंगे वो डरेंगे। इसी तरह से हम रूल करते हैं यार। अच्छा, इसको पीछे कर लिया। ये रस्सी क्या है? रस्सी यार, ये रस्सी जो है ये मेरे मालिक की है। ये तोड़ नहीं सकते आप इस रस्सी को? नहीं 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 यार, मत सिखाओ इसको रस्सी तोड़ना। क्यों भाई? यार ये रस्सी अगर इन लोगों को तुमने सिखा दिया, लाइफ कोच यार ख्याल करो, इनको ये नहीं सिखाओ। यही तो इनका लिमिटिंग बिलीफ है। ये तुमने यार देखो, तुम मेरे जंगल में ना लाइफ कोचिंग नहीं करना, वरना ये सारे जानवर, इतने बड़े बड़े जानवर को हम खाएंगे कैसे? तो आप कोशिश करो ये हमारे स्कूलों में पढ़े, जहाँ पे डर और खौफ राज करे और इन लोगों पे हम हुकूमत करते रहे। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये छोटी सी रस्सी है। अब आप यहाँ देखें कैमरे में, छोटी सी रस्सी है। ये छोटा हाथी है, बड़ा भी हो जाएगा, मगर ये रस्सी नहीं तोड़ पाएगा। ये रस्सी वही रस्सी है जो हम सबके ज़हनों में है, जो लिमिटिंग बिलीफ है। हम समझते हैं कि वी कांट डू एनीथिंग। दूसरी तरफ ये शेर को आप देख सकते हैं, छोटा सा जानवर है, लेकिन सिर्फ ज़हन की वजह से, सिर्फ अपनी करेज की वजह से ये पूरे जंगल पे रूल करता है। बिकॉज इसको एक ही चीज़ आती है कि आई कैन डू इट, आई कैन रूल इट, आई कैन डू वट एवर आई वांट। तो ये बात है। सब लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने लिमिटिंग बिलीफ जो है हम सब लोगों को चेंज करने चाहिए। हम सब बच्चों को मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह सकता हूँ कि साइज डजंट मैटर। अगर साइज मैटर करता है तो इसको तो रूल करना चाहिए, हाथी को जंगल का बादशाह होना चाहिए, इसको होना चाहिए बिगेस्ट। लेकिन नहीं, साइज मैटर नहीं करता, शक्ल मैटर नहीं करती, आपकी क्लास मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करता, आप कितने नंबर्स में ये भी मैटर नहीं करता। कभी कभी 2 शेर पूरे जंगल पे रूल कर रहे होते हैं। सब मैटर करता है कि व्हाट यू थिंक। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, थिंक बिग, ड्रीम बिग। Each one of you can be the leader, can be the winner without any doubt. थैंक्स असलम साहब, बहुत अच्छी स्टोरी थी। इसका मतलब आप ये रखना कि मतलब आपकी जितनी पॉजिटिव माइंड होगा, जितनी सोच, थॉट्स आपके पॉजिटिव होंगी, उतने बड़े आप हुक्मरानी कर सकेंगे, उतने बड़े लेवल के ऊपर आप सोच सकेंगे। जंगल का बादशाह तो फिर हाथी को होना चाहिए था, अगर जिसामत के हिसाब से देखा जाए। Of course sir, of course. सर से थोड़ा सा एक सवाल कर लो, कोचिंग का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। पूछे। अब बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप कोचिंग कैसे करते हैं, किस तरह से। जैसे सर है, मैं सर से पूछता हूँ, सर टेल मी अबाउट योर ड्रीम प्लीज। एक बहुत अच्छा एंकर बनना। ओके, डू यू वांट टू बिकम द ग्रेट एंकर? यस। ओके, व्हाट इज द टाइमलाइन यू हैव सेट टू बिकम द ग्रेट एंकर? मैक्सिमम 5 years. You have set the 5 years. Why do you want to become the great actor? मैं समझता हूँ मैं इसीलिए बना हूँ। मैं बना ही बहुत अच्छा एंकर बनने के लिए हूँ। ओके, कितना जो है आप वर्कआउट करते हैं एवरी डे? 70% out of 100% for my anchorship. You work 70% डेडिकेटेड है। बिल्कुल। फीडबैक कितना लेते हैं आप? मैं कोशिश करता हूँ जहाँ से फीडबैक आता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और जो नहीं देते तो फिर देखते हैं। मैं अपना खुद ही एहसाब करता हूँ। ईच डे व्हेन यू वेक अप, आपको क्या लगता है कि आप प्रोग्रेस में जा रहे हैं या यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग? और कभी कभी शायद ऐसा भी होता है कि आदमी पहले से नीचे जा रहा होता है। हाउ डू यू असेस दैट? मैं ऑब्वियसली स्ट्रगल ही कर रहा होता हूँ। हर नया दिन जो है वो सीखने के लिए ही होता है, और दिन ब दिन मैं आगे ग्रो कर रहा हूँ। जैसे नाज़रीन आपने देखा, अभी तो हमारे पास टाइम ही कम है। बेसिकली लाइफ कोचिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कि हम क्लाइंट को बिठाते हैं और हम कहते हैं घंटों घंटों बोले। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें नोट करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है लाइक GPRS भी वर्क, और यूजुअली हम ये कह रहे होते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। तो दैट वाज द लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन। लगारी साहब, कैसा लगा आपको लाइफ कोचिंग के बारे में, खास करके स्पेशली कैरेक्टर की जो डिस्कशन थी, इसको कैसा फील किया आपने? सर बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि टाइम कम है तो शॉर्टली मैं बोलूँगा जैसे इन्होंने बात की है। देखिए, लिमिटिंग बिलीफ्स जो होते हैं वो हमारे दिमाग में होते हैं, और आपकी ज़िंदगी अगर आप रूल करना चाहते हैं दुनिया के ऊपर तो सबसे पहले आप अपने दिमाग पे रूल करें। आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को ख़त्म करें। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जितनी भी लिमिटिंग्स हैं आप समझते हैं उनको तोड़ें। और दूसरा, जिंदगी में कामयाब होने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी जिस हदफ को, जिस मंजिल को आपने तलाश करना है, जिस मंजिल तक पहुंचना है,
उसके वे को देखें कि भाई वो रोड मैप क्या है, वो रिटर्न आउट कर लें। रिटर्न करने के बाद जो पॉइंट्स हैं, जो बुलेटिन से उनकी टाइमलाइन बनाएं। टाइमलाइन बना के बाद उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। अगर आप समझ रहे हैं कि यार मैंने 20 बुलेटिन पॉइंट्स बनाए हैं 2 महीने के लिए, इसका मतलब है 1 महीने में 10 बुलेटिन पॉइंट्स को मैंने कवर करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैंने इस हफ्ते 4 ट्रेनिंग्स करवानी है। सही है। अगर आप उस हफ्ते 4 ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और महीना आप अकॉर्डिंग टू द मैप्ड बुलेटिन आप आगे बढ़ रहे हैं, तो समझ लें आप कामयाबी की तरफ हैं। अगर आप उसमें भी फेल जा रहे हैं, आप डिक्रीज जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो समझ लें कि वो फील्ड आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी फील्ड को चुनते हैं और वो अगर आपकी पसंदीदा फील्ड होती है, तो टाइम जोन से आप आगे चले जाते हैं। आपको भूख का, प्यास का, टाइम का, गर्मी का, सर्दी का कोई एहसास नहीं रहता। आपको सिर्फ एक एहसास रहता है कि यार मेरी फला मंजिल है, चाहे वहां कुछ पहुंचना मुझे भी जैसे भी। लिमिटेशंस आए, कितनी भी रुकावटें आ जाएं, मैंने पार करनी है। उन रुकावटों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराना और मैंने आगे बढ़ते रहना है। उनकी जो नजरें होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने निशाने पे होती है, तीर पे होती है, और बाकी जो इर्द गिर्द का माहौल होता है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो बरियो जमा होता है दुनिया से, सिर्फ उसका जो फोकस जो है ना वो अपना वो पॉइंट होता है। वो पॉइंट। बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज अहमद लगारी साहब, आपके अपने कीमती वक्त का तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार किया और बताया किस तरह से आप अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं। असलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आपने करैक्टर के, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ इस चीज से। एक जुमला मैं कहना चाहूंगा जी कि आई एम टॉकिंग टू ईच वन ऑफ यू यंगस्टर्स, जितने भी नौजवान लोग हैं, जो लोग भी हैं, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग इफ यू आर पुटिंग योर माइंड। अगर अपने सोच आप उस तरफ लगा दें, हर चीज मुमकिन है। बहुत शुक्रिया जनाब असलम साहब। नाजरीन, आज हमने बात करने की कोशिश की सेल्फ असेसमेंट के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, लाइफ कोचिंग के हवाले से कि लाइफ कोच बेसिकली करता क्या है। अगर हम देखें अपने आप को, जिस तरह से इम्तियाज लगारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अपने आप को नहीं समझेंगे कि मेरे अंदर किस चीज़ की काबिलियत है, मेरे अंदर बेसिकली वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको मैं बुरुआकार ला के ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। और ख़ास करके स्पेशली जो मैंने अपना हदफ बनाया, जो मेरा डेस्टिनेशन है, उस तक पहुँचने के लिए मैंने अपना किस तरह से होमवर्क कंप्लीट किया है। और अगर मैंने डेली बेसिस पे 4 पॉइंट कोई लिखे हैं, 10 पॉइंट लिखे हैं, तो उनको मैं डेली बेसिस पे टिक करूं, फिर उनकी टाइमलाइन बनाऊं कि मुझे किस वक्त क्या क्या करना है। अगर मैं उनको टाइम पे नहीं करता, आज का काम कल पे डालता हूं, जैसे वो एक जो कहा यह जाता है कि आज का काम कल पे डाल दो, हो सकता है कल करना ही ना पड़े, कोई मशीन ईजाद हो जाए। लेकिन वो पुराने वक्तों वाली बात, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट कैन यू डू टुडे। तो हमें वो काम जो आज हमने अपने चार्ट पे लिखा है वो हर हाल में करना है। यही हमारी लाइफ है। अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना तो हम बीइंग ए मुस्लिम, वो चीजें अल्लाह पाक ने देखे 5 नमाजें दिन में मुकर्रर की हैं, और अगर वो टाइम पे हम नहीं पढ़ते हैं, ये वही है जो हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। डिसिप्लिनरी एक्शन जो है ना, वो जब तक हम अपनी बॉडी के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, यकीनन हम कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह पाक का जो ये पूरा निजाम जो है, ये हमारे लिए जो है ना वो सिखाने के लिए। अल्लाह पाक को हमारी नमाजों से या हमारे इन चीजों से कोई, मैं कहता हूं कि इतना शायद उलमा इकराम उसको बेहतर तरीके से समझाते हैं, और हमारे मेंबरों से ये वाज रोज सुनने को भी मिलता है कि हम अल्लाह पाक के बनाए हुए असूलों के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारेंगे, उसके ऊपर अपने आप को, अपनी लाइफ को चलाएंगे, तो यकीनन हम फलाह की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह से हमने दुनियावी जिंदगी में अगर कोई कामयाबी हासिल करनी है, तो हमें अपने जो गोल हैं उनको बनाना पड़ेगा। उन गोल के ऊपर उसी तरह से फिर एफर्ट्स भी डालनी पड़ेंगी। अगर एफर्ट्स नहीं डालेंगे, सोते रहेंगे, ख्वाब देखते रहेंगे, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।